हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोडीज एजुकेशन। बेटा आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। हमने लास्ट टाइम वीडियो में पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। अब हमने जाना था कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक फीचर्स हैं। उन्हीं फीचर्स में से एक फीचर जो है वो है फंडामेंटल राइट्स का यानी कि मौलिक अधिकार का। हम आज जो हम पढ़ेंगे वो सारे नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होंगे। वो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक पे डाल दूंगी और वो आप उसमें से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हम ये जानते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो सभी व्यक्तियों के नैतिक और बौद्धिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है, इसलिए इन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। बेटा इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मॉरली और इंटेलेक्चुअली इंसान के अपने कुछ राइट्स होने चाहिए जो कि उसको उसका जीवन जीने में आसानी रहती है। वरना ये दुनिया ऐसी है, बड़ा जो होता है या ताकतवर जो होता है वो छोटे के ऊपर हमेशा अपनी ताकत दिखाता है। जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा होगा कि तानाशाही हुआ करती थी, ठीक है। और आज भी क्या होता है, अमीर गरीब हर तरीके का भेदभाव होता है। भारत जैसे देश में जहां पर अलग अलग कल्चर, अलग अलग जाति, अलग अलग कास्ट रिलीजन के लोग रहते हैं, ठीक है। इतने सारे स्टेट्स हैं जहां पर अलग अलग भाषा बोली जाती है और वहां पर क्या सभी इक्वल है? नहीं है। मगर इन लोगों को, भारत के निवासियों को, भारत के नागरिकों को कानून की नजरों में एक समझा जाए और उनके कुछ बेसिक अधिकार उन्हें दिए जाएं। इसीलिए संविधान ने उन्हें ये बेसिक या मौलिक अधिकार, जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं, वो दिए हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार होते हैं। पहला अधिकार है हमारा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का क्या मतलब हुआ? राइट टू इक्वालिटी। ये अधिकार ये बताता है कि कानून के तहत सभी नागरिक समान हैं। इसका मतलब ये है कि पुरुष और महिला समान है, वे चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जाति के हों, और कानून ब्राह्मण महिला के साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसे कि वो मुस्लिम पुरुष के साथ करता है अगर वो कानून तोड़ते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी किसी भी तरीके का कानून तोड़ा जाए या किसी भी तरीके की प्रिविलेज मिले कानून की तरफ से, तो वो दोनों को समान मिलेगी। कानून कभी ये भेदभाव नहीं करेगा कि ये अमीर व्यक्ति है, इसको हमें कानून में छूट देनी चाहिए, और ये गरीब व्यक्ति है, इसको हम जो है ज्यादा सजा दे सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कानून की नजरों में वो एक समान है, चाहे वो किसी भी लिंग, जाति, धर्म, किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट का हो। दूसरा हमारा अधिकार है बेटे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार का क्या मतलब हुआ? ये विशेष कानून देश के लोगों को, सरकार और उसकी नीतियों को सुनिश्चित करने की अनुमति देता है। उन्हें अपने आप को जिस तरह से चाहे संगठित करने और अपने दैनिक जीवन को जिस तरह से वो उचित समझे उस तरह से जीने की अनुमति देता है। इसका क्या मतलब हुआ बेटा? राइट टू फ्रीडम। किस तरीके की फ्रीडम होती है? The particular laws allows the people of the country to ensure the government and the policies. They are allowed to organize themselves however they choose and carry out their daily lives in any way they seems fit. यानी कि आपको पूरा अधिकार है बेटा कि आप अपनी लाइफ जैसे मर्जी चाहे जी सकते हो। उसमें आपको कोई फोर्सफुली आपकी लाइफ को ना वो नहीं कर सकता कि आप इस तरीके से लाइफ जियो, आप यहाँ नहीं जा सकते, आप ये नहीं कह सकते, आप वो नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये है हमारा राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा अधिकार क्या है? तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब क्या हुआ? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन कैसा? अगर आपका कोई शोषण कर रहा है, अगर नागरिक, किसी भी नागरिक का
चाहे वो किसी छोटी से छोटी जाति का हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी जाति का हो, अगर उसका शोषण हो रहा है तो वो उस शोषण के विरुद्ध जाकर उसके लिए कंप्लेन कर सकता है, उसके लिए अदालत में जाकर अपने लड़ाई लड़ सकता है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि शोषण का मतलब होता है दुरुपयोग। अगर आप किसी का भी दुरुपयोग करोगे, जैसे बेटा आपने सर्वेंट रख लिया और उसके बाद उससे काम कराते रहे और उसकी सैलरी नहीं दी जा रही है, या दी जा रही है तो उतनी नहीं दी जा रही जितना कि वो डिजर्व करता है, ठीक है, तो वो भी एक तरीके का शोषण ही है। बेटा जैसे कोई छोटा बच्चा इन द सेंस कोई 10 साल का, कोई 12 साल का बच्चा, कोई 13 साल का बच्चा जिसे इस समय स्कूल में होना चाहिए और वो स्कूल ना जाकर किसी के यहाँ नौकरी कर रहा है, काम कर रहा है, वो भी उसका एक शोषण किया जा रहा है, ठीक है। इसीलिए सरकार ने कुछ ऐसे कानून भी बनाए हैं जिसके अंदर 14 साल से नीचे बच्चे को आप काम पे नहीं रख सकते हैं, ताकि लोग अवेयर रहे कि हम छोटे बच्चे को काम पे ना रखें, ठीक है। वो भी उसका एक शोषण है। बेटा शोषण किसी भी तरीके का हो सकता है। कोई आदमी किसी औरत का शोषण कर रहा है, पति अपनी पत्नी का, या पत्नी अपने पति के साथ कर रहा है, या सास ससुर अपनी बहू के साथ कर रहे हैं, कोई भी किसी भी तरीके के उसके फंडामेंटल राइट्स को हर्ट कर रहा है, उसका शोषण कर रहा है, तो हम उसके विरुद्ध जा सकते हैं। हमें ये लीगल अथॉरिटी दी गई है हमारे संविधान के द्वारा, ठीक है। अब हमारा चौथा अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, हमारे देश में प्रत्येक नागरिक अपने धर्म का पालन कर सकता है। हर कोई अपने धर्म के अनुसार कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए मुसलमान रमजान के दौरान, ईसाई लैंड के दौरान और हिंदू नवरात्रि के दौरान उपवास रखते हैं। हालांकि अपने धर्म का पालन करते समय हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दूसरे लोग अपने धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं और ये लड़ने का कोई कारण नहीं है। बल्कि बेटा आज की डेट में अगर हम देखें, भारत में धर्म को लेकर काफी कुछ आपस में जो है वो चलते रहते हैं, मतलब एक दूसरे के विरुद्ध हो जाते हैं लोग अपनी सोच को लेकर। वरना हमें जो संविधान में ये अधिकार दिया गया है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, वो इसी चीज को मद्देनजर रख के दिया गया है, क्योंकि भारत में कोई एक धर्म नहीं है। जैसे नेपाल है, नेपाल जो है वो हिंदू देश है, तो वहां पर अगर हिंदू देश है, ज्यादा लोग हिंदू हैं, वहां पर पूजा पाठ ज्यादा होती है, तो ऑब्वियसली दूसरे धर्म के लोगों को शायद वो राइट्स नहीं मिले होंगे। लेकिन यहाँ पर सभी धर्म के लोगों को उनका धर्म मानने या उनके धर्म पर चलने, उनके कल्चर, उनकी संस्कृति को चलने के लिए, उनकी संस्कृति के ऊपर चलने के लिए कोई रोक नहीं सकता, कोई उन्हें बाउंड नहीं कर सकता या उन्हें मना नहीं कर सकता। ना रोजे रखने के लिए कोई मनाही है, ना ही हिंदू पूजा करे तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम है, या फिर ईसाई धर्म के लोग, क्योंकि वो धर्म के लोग कम हैं, माइनॉरिटीज में हैं, इसलिए उनको रोक दिया जाए क्योंकि वो इंडिया में है। नहीं, ऐसा नहीं है। माइनॉरिटीज को भी पूरा अधिकार है कि वो अपने धर्म का पालन प्रॉपर कर सकते हैं, ठीक है। अब पांचवा हमारा जो अधिकार है वो है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार का मतलब क्या होता है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। देखो बेटा, एजुकेशनल राइट और कल्चरल राइट यह हमें संविधान ने ही दिया है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम कल्चर वाइज किसी भी कल्चर को मानते हैं, जैसे कि अभी मैंने उदाहरण दिया, कोई मुस्लिम है, रोजे रखना चाहता है या रोजे नहीं रखना चाहता है, अगर हम उसको ये फोर्स करें कि नहीं आपको ये ऐसा करना ही करना है, वो हम नहीं कर सकते, ठीक है। किसी को होली मनानी है, किसी को दिवाली मनानी है, किसी को ईद मनानी है, किसी को क्रिसमस सेलिब्रेट करना है, बल्कि हमारे भारत में तो सभी धर्म के लोग बाकी सभी धर्मों के जो फेस्टिवल्स है ना सब मिलकर मनाते हैं, ठीक है। हमने जहां तक देखा है कि हमारे स्कूल में
सभी धर्म के लोग हुआ करते थे, सभी धर्म के हमारे फ्रेंड्स हुआ करते थे, हम एक दूसरे से मतलब उनके जो फेस्टिवल्स हुआ करते थे, मेरे हिंदू फ्रेंड्स हुआ करते थे, मैं उनके वहां जाया करती थी, हिंदू फ्रेंड्स ईद पे मेरे घर आया करते थे, और ये अभी भी होता है। ठीक है, क्योंकि हम हमारे देश ने ही हमें ये अधिकार दिया है कि हम एक दूसरे की संस्कृति का हमें सम्मान करना है, उनको गिराना नहीं है। शैक्षणिक अधिकार, शैक्षणिक अधिकार का मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमारे संविधान ने सभी को एक समान शिक्षा के एक समान अधिकार दिए हैं। यानी कि कोई कितना ही गरीब हो, किसी भी पिछड़ी जाति को बिलोंग करता हो, किसी भी कास्ट को बिलोंग करता हो, किसी भी धर्म को बिलोंग करता हो, किसी भी कल्चर को अपनाता हो, लेकिन उसको पूरा अधिकार है कि वो शिक्षा प्राप्त करे। किसी इंस्टीट्यूशन में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपका जाति, धर्म, या आप मतलब जाति से आप छोटे हो, या आपका जो क्या नाम है माइनॉरिटी में आते हो और आपको शिक्षा का अधिकार नहीं है। खास तौर पर ये जो शिक्षा का अधिकार दिया गया है, ये इसी बात को मद्देनजर रखते हुए दिया गया है कि भारत में बहुत सारे अल्पसंख्यक रहते हैं। बेटा, अल्पसंख्यक कौन? जो कि जनसंख्या में कम है। जैसे भारत में हिंदू आबादी बहुत ज्यादा है, ठीक है, और मैक्सिमम जो आबादी है वो हिंदू आबादी है, लेकिन अल्पसंख्यक जो है वो अलग अलग जाति के, जैसे कि मुस्लिम धर्म के लोग, ईसाई धर्म के लोग हो गए, बौद्ध, जैनी, और भी छोटे छोटे और भी हैं, पारसी, जिनको की समान शिक्षा का अधिकार मिले। ठीक है, उनको उनकी जाति के आधार पर शिक्षा के लिए ना रोका जाए। छठा हमारा क्या अधिकार है? छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का मतलब क्या हो गया? मतलब हो गया राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अगर हमें लगता है कि हमारे संवैधानिक अधिकारों का, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो हम उसके लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं, हम उसके लिए न्याय की गुहार लगा सकते हैं। ये अधिकार नागरिकों और देश के कानूनी विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी नागरिकों को न्याय के लिए न्यायालय में अपील करने का समान अधिकार है। ठीक है, और यदि उन्हें लगता है कि उनके जीवन या संपत्ति को खतरा है, या इस परिवर्तन को प्रभावी बनाने के लिए सरकार में शामिल होने का भी अधिकार दिया गया है। ठीक है बेटा, तो ये तो हमारे थे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। आई होप आप सभी को मौलिक अधिकार बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। हम आगे भी वीडियोस कंटिन्यू करेंगे और फीचर्स मैं और आगे डाल दूंगी। ठीक है, और आप इसके नोट्स जो हैं वो चेक कर लीजिएगा हमारे लिंक के अंदर। और अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। ओके, थैंक यू।